नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 40 की वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी टीआरई 40 की वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और बहुत जल्द ये वैकेंसी अगले 2-3 महीने में आ जाएगी और नवंबर तक हो सकता है कि ये आपकी वैकेंसी आ जाए। तो मित्रों, बीपीएससी टीआरई 40 की तैयारी बहुत लोग करेंगे और मैं तो यही चाहता हूँ कि टीआरई 3 में सबका हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोग होंगे जिनका नहीं होगा। तो आखिर जो बीपीएससी टीआरई 40 है, इसमें अब बहुत अधिक समय नहीं रहा है और अधिक से अधिक मान के चलिए कि 3 महीने का समय आपको अभी से मिलेगा। तो इस दौरान हम चयन के लिए अगले 75 दिन तक हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कि अगले 75 दिन तक हम क्या रणनीति बनाएं कि हम बीपीएससी टीआरई 40 पास कर सकें और हमारा चयन हो सके। तो आइए इसी के संदर्भ में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम समझें, जो 8-10 बिंदु मैंने नोट भी किए हैं, लिखे हैं इसमें, और उन सभी बिंदुओं को मैं डिस्कस कर दूंगा। और आप 5 से 7 मिनट यदि निकाल लेते हैं तो आपको रणनीति बनाने में, अगले 75 दिन तैयारी करने में बहुत ही मदद मिल सकता है बीपीएससी टीआरई 40 का। तो मित्रों, सबसे पहले शुरू करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बीपीएससी टीआरई 40 देना चाहते हैं, कि एक प्रसिद्ध कवि ने कहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो दोस्तों, यही मौका है आपको बीपीएससी टीआरई 40 में सिलेक्शन का। उठिए और तैयारी में लग जाइए। आइए आपको 10 बिंदुओं को समझाएं कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए बीपीएससी टीआरई 40 के लिए। तो मित्रों, सबसे पहले अपने मन में विश्वास को उत्पन्न करें और फिर अपने आप को परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। नकारात्मक ऊर्जा का संचार ना होने दें। जैसे यदि टीआरई 3 में सिलेक्शन ना भी हो तो आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि हाँ चलो यार, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार मैं हो जाऊंगा। और इसी पॉजिटिव के सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए पॉजिटिव सोच रखिए और अपने मन में विश्वास उत्पन्न करिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और आगे चल के मैं ये करूँगा। तो एक सकारात्मक विचार और विश्वास आपके मन में होना आवश्यक है। पहला काम तो यही है, तैयारी शुरू करने से पहले अगले 75 दिनों तक। दूसरा बिंदु है मित्रों कि सिलेबस। देखिए, सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना सिलेबस को अच्छे तरीके से देखे बिना और कम से कम 2 से 3 बार गंभीरता से आपको समझना होगा। सिलेबस को अच्छे तरीके से पहले देखें और कम से कम 2 से 3 बार गंभीरता के साथ समझें। सिलेबस को अपने स्टडी रूम के दीवारों पर चिपकाएं ताकि वो याद हो जाए। मतलब सिलेबस को आपको गहनता से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस यदि आपको याद रहेगा तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे मित्रों। इसीलिए सिलेबस को अच्छे ढंग से आप देखिए कि क्या क्या उसमें टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ को समझना है। और 2 से 3 बार गंभीरता के साथ उसको देखिए, उसको हल करिए, उसको लेकर आगे बढ़िए, ताकि आप सिलेबस को समझ सके और अपने स्टडी रूम में ज़रूर लगाइए, ताकि आपकी तैयारी उसी अनुसार रहे, ताकि सिलेबस आपके दिमाग में हमेशा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को सिलेबस के बारे में पता नहीं रहता है। अगला जो है पॉइंट मित्रों, अगला पॉइंट आपके लिए है कि एनसीईआरटी की किताब को खरीदें और बिहार बोर्ड की किताब को भी अपने पास रखें और दोनों को पढ़ें। यदि कोई 6 to 8 में है या 9 to 10 का परीक्षा देना चाहता है या 11-12 का देना चाहता है,
तो एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार बोर्ड की किताब से भी प्रश्न आता है, इसलिए एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों की किताबें, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों की किताब अपने पास रखिए। जो 6 to 8 देना चाहते हैं वो 6 से 8 तक के एनसीईआरटी के सभी विषयों की किताबों को तैयार करें, क्योंकि जीएस में हेल्प करेगा। बाकी जो आपका विषय है तो विषय को तो आप तैयार करेंगे, जैसे सोशल स्टडी वाला है तो वो तो पूरे 6, 7, 8 के सभी सोशल स्टडी के विषय को तैयार करें। यही चीज़ जीएस में भी हेल्प करेगा, इसलिए एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ें। 9 से 10 वाला अपना 9, 10 की एनसीईआरटी को तैयार करें और बिहार बोर्ड को भी तैयार करें। 6 to 8 वाले बिहार बोर्ड के 6 to 8 तक की किताब को पढ़ें। 9 से 10 वाले एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार बोर्ड की किताबों को भी पढ़ें 9, 10 का, और 11, 12 वाले को भी एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार बोर्ड की किताबों को पढ़ना चाहिए। तो दोनों अपने पास रखिए, तभी आपका कल्याण होगा, और नहीं तो बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं हो सकता। पिछले साल जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 के क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखिए और प्रत्येक सवाल को गहनता के साथ पढ़िए कि क्या प्रश्न पूछा गया है। उसी तरह के प्रश्न हूबहू तो नहीं, लेकिन मिला जुला के आगे पीछे उसी तरह का प्रश्न पूछेगा फिर, और समझे कि कहाँ से और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और कई बार पढ़ें। मतलब क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का ज़रूर रखिए और उसको बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़िए। जब तक आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे पिछले साल के पेपर को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछा था। इसीलिए जो जिस क्लास में एग्ज़ाम देना चाह रहा है, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, 9 to 10 हो, 11, 12 हो, सब लोग पिछले 2-3 साल जो टीचर की परीक्षा हुई है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, उन सब के जो पेपर है उसको ज़रूर आप लोग रख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस प्रश्न को बार बार देखिए ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मित्रों, आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को हल करें। अगला जो बिंदु है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट दिन भर में करिए। इससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस सेट से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आपकी दक्षता बढ़ेगी। उसके साथ साथ समय का प्रबंधन भी होगा। यदि आप अधिक से अधिक हल करेंगे तो जो टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको अच्छा रहेगा और आपका अच्छा रहेगा, और टाइम के से ही आप पेपर ख़त्म कर लेंगे। तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है, और जिस क्लास का एग्ज़ाम देना चाहता है उसके प्रैक्टिस सेट को लगातार आप लोग दोहराते रहिए। और उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बिना ये जाने एक भटके हुए नाविक की तरह आप घूमते रहेंगे। बहुत से लोग हैं जो किसी विषय को उठाए तो पूरी की पूरी विषय को ही पढ़ गए। अरे भाई, आप देखिए कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस के अनुसार चलिए आप, कि सिलेबस में आखिर क्या दिया हुआ है, हमको क्या उसमें पढ़ना है। अब मान लीजिए कि धातु अधातु यदि दिया है तो पढ़ना है, नहीं दिया है तो नहीं पढ़ना है। आप पूरा रसायन ही आप पढ़ जाएंगे, पूरा भौतिकी ही पढ़ जाएंगे, या पूरी मान लीजिए कि आप ग्रामर में बहुत से टॉपिक है जो नहीं दिया होगा, पूरा ग्रामर ही पढ़ जाएंगे, या पूरा भूगोल ही पढ़ जाएंगे। तो आप पहले टॉपिक देखिए, सिलेबस देखिए, और ये डिसाइड करिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना और कैसे पढ़ना है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। जब तक ये चीज़ आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप घूमते रहेंगे, सिलेबस बहुत पढ़ जाएंगे, लेकिन पेपर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान देना ही देना है। उसके बाद मित्रों, आप समय प्रबंधन पर ध्यान दीजिए। पहले तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि प्रैक्टिस सेट से आपका समय प्रबंधन होगा, प्रैक्टिस सेट से आपका समय प्रबंधन हो जाएगा पहले। दूसरी बात, आप मोबाइल कम चलाइए, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए। जब ज़रूरत हो तभी पढ़िए, जब यूट्यूब पे पढ़ना हो या कुछ व्हाट्सएप पे कुछ मैटर लेना हो तभी देखिए, कम से कम देखिए। कम फेसबुक व्हाट्सएप चलाइए, जब ज़रूरत हो तो चलाइए। दोस्तों और परिजनों से भी थोड़ी दूरी अगले 2-3 महीने के लिए बनाइए। 2 से 3 महीने के लिए मित्रों से, जो मित्र पढ़ाई लिखाई से नहीं मतलब रखते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी रखिए। जो आपको हतोत्साहित करे, जो आपका मजा ले, जो आपको आगे बढ़ने से रोकें, आपको हतोत्साहित करें कुछ से कुछ बोल के, उनसे भी दूरी रखिए। अभी थोड़ी सामाजिकता में कमी इसलिए लाइए कि जब आप अकेलापन में आएंगे तभी आप तैयारी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मोबाइल के साथ साथ समय को बचाइए।
जाइए, प्रबंध करिए और दोस्तों परिजनों से भी 2-3 महीने के लिए दूरी बना लीजिए। उसके बाद YouTube पर किसी अच्छे शिक्षक का क्लास ज्वाइन कीजिए। बेवजह बहुत से शिक्षक से मत पढ़िए, जो आपको समझ में आए उनसे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि YouTube पे बहुत से टीचर हैं, YouTube पे बहुत से ट्यूटर हैं, बहुत से टीचर हैं, सबसे मत पढ़िए। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा मतलब जो जिससे आप समझ जाए कि नहीं ये ठीक है, ये हमको बेहतर ढंग से समझा रहे हैं, उनसे आप पढ़िए। ये नहीं कि हर किसी से पढ़ेंगे तो फिर आपका समय जाएगा, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए यूट्यूब पे जो अच्छे क्लास वाले हैं, जो अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी सेवा लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि बेवजह निराश और परेशान मत होइए और रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। बस आप स्वयं में मूल्यांकन कीजिए कि क्या आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। दूसरों के बातों पर ध्यान ना दें, बस अपनी पढ़ाई। दूसरे की बातों पे ध्यान देंगे तब तो आप भटक जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे अरे ये बात पेपर बहुत टफ है, तुम नहीं कर पाओगे, या फिर कहेंगे कि अरे गड़बड़ी हो जाती है पेपर में, सही से रिजल्ट नहीं बनता है, तो उल्टा पुल्टा आपको पाठ पढ़ाएंगे। इससे बचिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा, क्योंकि दूसरा आपको हतोत्साहित करता है, वो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तो मित्रों, ये 9-10 पॉइंट हैं, आपको 9-10 पॉइंट हमने बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यदि इस 9-10 पॉइंट को आप यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से TRE 40 में आपका सिलेक्शन होगा। हमारी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सब सिलेक्शन पा जाए, यही ईश्वर से कामना है। शुभ रात्रि मित्रों, धन्यवाद, प्रणाम।